चलो ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम स्टैटिक। स्टैटिक की वेबसाइट, स्टैटिक की वेबसाइट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ने हिंदी में क्या कह रहा है? हाँ, कैश को एक किस्म। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मैं सर हूं पहला, नोट अपडेटेड फ्रैंकली, यानी टाइम टू टाइम अपडेट कौन हुआ है, जिन चीज की अपडेट है वैसी की वैसी ही दिखाई देगी। ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी, कंटेन नो CMS। ठीक है, या फिर इफ कंटेन देन डोंट यूज फंक्शनैलिटी रेदर देन डिजाइनिंग। पहली चीज CMS होगा ही नहीं, अगर होगा तो किस चीज के लिए यूज होगा? सिर्फ डिजाइन के लिए, उसके बाद अपडेट के लिए यूज नहीं होगा। ठीक है, बिल्ड टू शो दी पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किसके लिए बनाई जाएगी स्टैटिक वेबसाइट? या तो किसी भी चीज का पोर्टफोलियो शो करने के लिए बनाई जाएगी। सपोज करो या तो कोई बिजनेस है, वो अपने बारे में बताना चाहता है कि हमारा ग्रुप क्या है, अबाउट क्या है, हम कहां से स्टार्ट हुए थे, क्या हमारा विजन है, वो बताएगा। अगर वो नहीं बताएगा तो उसके ऊपर क्या होंगे? उसके प्रोडक्ट्स होंगे या फिर उसकी सर्विसेज होंगी। और एक बार प्रोडक्ट या सर्विस ऐड हो गया तो अपडेट करने की जरूरत क्या है? ठीक है, नेक्स्ट वन, डॉट गेट मच ट्रैफिक। स्टैटिक वेबसाइट के ऊपर उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता जितना आप लोग डायनेमिक के ऊपर कवर करते हो। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। अगर सपोज करो एक वेबसाइट बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है तो उसके ऊपर जो ट्रैफिक आएगा वो उस बिजनेस के रिगार्डिंग ही आएगा, जिसको उसके प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे। ठीक है, या फिर कोई उसकी सर्विस चेक करने के लिए आएगा। ठीक है, या फिर कोई किस लिए चेक करने के लिए आएगा कि हाँ अगर हम किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका पोर्टफोलियो देख लो, उतना ही ट्रैफिक होगा। इसके ऊपर डायनेमिक वेबसाइट के कंपैरिजन में ट्रैफिक कम होता है। आवा को तो भाई जो मैं बोलने जा रही हूँ वही आज या तो यार। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इसके ऊपर ट्रैफिक कम होगा, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, या तो कोई पोर्टफोलियो चेक करने आएगा या प्रोडक्ट चेक करेगा या सर्विसेज चेक करेगा और उसका कोई मोटिव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये लिमिटेड होगी किस चीज से? या तो एक शॉर्ट नीश से रिलेटेड होगी। ठीक है, वेबसाइट एक नीश ही है किस्म से देखा जाए तो, क्योंकि किसी भी कंपनी का टॉपिक उसका ब्रांड ही होता है। ठीक है, या फिर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, अगर आप एफिलिएट कर रहे हो तो वो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होगी। ठीक है, और सेम चीज या एक सर्विस से रिलेटेड होगी, और कोई ज्यादा इसका कोई मोटिव नहीं है, ये लिमिटेड ही होगी। ठीक है, डायनेमिक के अंदर हम हर चीज अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, क्रिएटेड ओनली टू build connections and collect leads।
किस लिए क्रिएट की जाएगी? या तो कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है, यानी एक ऑनलाइन प्रेजेंट खुद की एक प्रेजेंटेशन देंगे कि आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस चीज की स्थापना कर सकते हैं कि ये हम ही है, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ठीक है। दूसरी चीज ये किस लिए होगा कि आप वहां पे जाके इंक्वायरी डाल सकते हो, कॉन्टेक्ट अस यूज कर सकते हो, या फिर किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उनके पास इंक्वायरी सेंड कर सकते हो। लीड कलेक्ट करने के लिए बनाई जाएगी और इसका कोई ज्यादा बड़ा मोटिव नहीं है। जैसे कि हम डायनेमिक यूज करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, फनल्स क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये क्या है, ये लिमिटेड है, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी है स्टैटिक की। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, अपनी बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, या कुछ ऐसी चीज प्रमोट करना है जिसकी एक पोर्टफोलियो होगा, बाय डिफाइंड ही पोर्टफोलियो होगा, जिसके अंदर आप अपडेट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी बनानी है कि लोगों का ट्रस्ट जीतना है या फिर प्रमोट करना है किसी भी चीज को, तो आपको किस टाइप की वेबसाइट यूज करोगे? स्टैटिक। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? देखो, हर चीज का फायदा या नुकसान होता है, चाहे वो स्टैटिक हो डायनेमिक हो, दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। फायदा क्या है? स्टैटिक का सबसे बड़ा फायदा, पहली चीज, ये बेनिफिट्स हैं इसके, ध्यान रखना। यूज लेस रिसोर्सेज। अब जिसके ऊपर सीएमएस ही नहीं है तो वो सीएमएस एज ए डेड बिहेव कर रहा है कि सिर्फ एक बार डिजाइन कर दिया उसके बाद उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। क्या होगा? रिसोर्स कम यूज करेगा। अगर रिसोर्स कम यूज करेगा, फायदा क्या हुआ? आपकी बैंडविड्थ कम कंज्यूम होगी, ठीक है। सेम चीज आपकी स्टोरेज कम यूज होगी, ठीक है। और उसके साथ आपके जो अदर है, जब हम ट्रांसफर करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, या फिर हम किसी भी चीज को अपडेट करते हैं, एडमिन पैनल के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वहां पे हमारे डाटाबेस के अंदर जो इंक्वायरीज होती है, जो सर्वर लोड होता है, वो भी ये यूज नहीं करेगा। इसका मतलब आपके रिसोर्स बहुत ज्यादा लो यूज होंगे कंपेयर टू ए डायनेमिक वेबसाइट। सेकेंड थिंग, जब भी अपनी डायनेमिक वेबसाइट होती है, हमें उसे टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है। अगर सीएमएस होगा तो सीएमएस के अपडेट आएंगे, प्लगइन्स यूज करोगे उनके अपडेट आएंगे, कंटेंट के अंदर चेंजेस आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या है? लेस ह्यूमन रिसोर्स यूज होगा। किसी को उसके ऊपर बैठाने की आवश्यकता नहीं है कि तू इसको टाइम टू टाइम संभालता रहे, क्योंकि हम इसको फ्रंट एंड के अंदर डिजाइन करते हैं। इसके अंदर सीएमएस नहीं होता तो फ्रंट एंड के ऊपर डिजाइन होगा, और जो चीज एक बार डिजाइन हो गई वो उसी वे के अंदर चलती रहेगी। क्या होगा? आपको डेवलपर के ऊपर बार बार पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से ये कॉस्ट इफिशिएंट रहेगी आपके लिए, ठीक है। थर्ड, जब भी आप एक स्टैटिक वेबसाइट बनाते हो, पूरी की पूरी कोडिंग आप मैनुअल करते हो, जबकि एक सीएमएस के अंदर बहुत सारे कोड ऐसे होंगे जिनको आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अंदर कबाड़ कोडिंग ज्यादा होगी, कबाड़ ही बोल सकते हो, क्योंकि हम तो उसको यूज नहीं कर रहे, यूजलेस कोडिंग, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि आप सिर्फ लिमिटेड कोडिंग करोगे, जिसके कारण स्टैटिक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना ज्यादा इजी है। आप इसको आसानी से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। एक ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होगा? बेटर रिस्पॉन्स, बेटर स्पीड, बेटर एंगेजमेंट। यानी यूआई को भी तो ऑप्टिमाइज करोगे आप, यूआई को ऑप्टिमाइज करोगे, आपको एंगेजमेंट बढ़िया मिलेगी। अगर आपने अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर लिया, आपको स्पीड बढ़िया मिलेगी, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बेटर रहेगी, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट है स्टैटिक वेबसाइट के,
जो आपको डायनेमिक में नहीं मिलेंगे। बट जहां पे बेनिफिट है वहां पे नुकसान भी तो होगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका दूसरा पहलू क्या है? पहली चीज, सबसे पहली चीज, जब भी आपको स्टैटिक वेबसाइट को लाइव करना होगा आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी। सबसे पहले तो आप इसको बनाओगे स्क्रैच से, ठीक है। चाहे आप किसी भी कोडिंग जो सॉफ्टवेयर है वेबसाइट बिल्डर है, जैसे कि हम नाइस पेज यूज करते हैं स्टैटिक बनाने के लिए, तो आपको सॉफ्टवेयर यूज करना आना चाहिए। पहली दिक्कत ये है, यानी टेक्निकल नॉलेज चाहिए आपको। दूसरी चीज, अगर आप कोडिंग से बनाओगे तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, डेवलपमेंट लैंग्वेज, ये भी एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब हम इसको लाइव करते हैं, जैसे सीएमएस के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जैसे आप होस्टिंग के अंदर जाते हो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा 1 क्लिक के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का, 1 क्लिक के अंदर जूमला इंस्टॉल करने का। मगर यहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए कि आपको इसके स्क्रिप्ट डालनी कहाँ है, इसके यूआरएल्स को मैनेज कैसे करना है। तो इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको अपडेट करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपडेट करने का मतलब होगा आपने जो ऑलरेडी कोड बनाया हुआ है, आपने जो ऑलरेडी डिजाइन बनाया हुआ है, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके सोर्स को ही चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल काम है मैनेज करना, ठीक है। अब जहां पर डिजाइनिंग की स्किल हो वहां पे अगर इसको ऑप्टिमाइज करना है, आपको ऑनलाइन ऑप्टिमाइज करना है, जैसे कि इसके कैश जनरेट करवाने हैं, इसके जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को कंप्रेस करना है, तो यहाँ पे आपको प्लगइन नहीं मिलेंगे। अगर इसको ऑप्टिमाइज करना है बेटर ढंग से, तो आपको सर्वर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सर्वर काम कैसे करता है, htaccess मैनेज करनी आनी चाहिए, ताकि आप इसको ऑप्टिमाइज करके डिलीवर कर सको। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। ये क्या है इसके ड्रॉबैक्स, यानी आपको टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, ठीक है, और टेक्निकल के साथ आपको सर्वर की नॉलेज भी चाहिए। आपको एक पेड सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपके लिए एक HTML का जो टेम्पलेट है वो तैयार कर सके स्टैटिक वेबसाइट के लिए, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलपर को हायर करना पड़ेगा जो आपके लिए उसको डिजाइन करे, ठीक है। आप ये चीज इसमें इंक्लूड कर सकते हो, नीड टू हायर ए डेवलपर इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच। आपको एक डेवलपर भी हायर करना पड़ेगा अगर आप इसको स्क्रैच से डिजाइन करना चाहते हो बगैर किसी सॉफ्टवेयर के, ठीक है। और इसके लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए ही चाहिए, ये हर किसी के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है हर कोई ये बोल देगा कि मैं स्टैटिक बना के अपलोड कर दूंगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये चीजें सीएमएस लेस है, इसमें सीएमएस नहीं होता, मोस्टली नहीं होता। कुछ लोग वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना के बोलते हैं ये स्टैटिक है, ऐसा नहीं होता। वो स्टैटिक नहीं, वो डायनेमिक है, क्योंकि उसके बैकएंड के अंदर काम कर रहा है, उसके अंदर डाटाबेस कनेक्टेड है, उसके अंदर फंक्शनलिटी अवेलेबल है। आप चाहो तो उसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है वो चीज चेंज कर सकते हो, लेकिन ये स्टैटिक है क्योंकि ये बेस्ड ही कोर के ऊपर है। ये है आपकी स्टैटिक वेबसाइट। और स्टैटिक के अंदर आप ये भी डाल सकते हो नो एडमिन पैनल अवेलेबल। इसका एक एडमिन पैनल भी नहीं होता, मोस्टली नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ एक लीड पैनल होता है जहां पे जाके आप अपने लीड्स को देख सकते हो, चेक कर सकते हो, बट एडमिन पैनल नहीं होता कि आप फ्रंट एंड को मैनेज कर पाओ, ठीक है। ये चीज नोट कर लो, अंतर के अंदर आती है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक लीड पैनल होता है जहां पे जितनी भी लीड कलेक्ट हुई है, जितनी भी इंक्वायरीज आई है, आप लोग चेक कर सकते हो, बट एडमिन पैनल नहीं होता कि आप अपने कंटेंट को मैनेज कर पाओ, इमेजेस को चेंज कर पाओ जो आपको फ्रंट एंड के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर ये सब काम आप कर सकते हैं, आप नई चीजें पब्लिश कर सकते हैं, तो ये डायनेमिक नहीं हो जाती।
नेक्स्ट थिंग, डायनेमिक। अब डायनेमिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, कंटेन ए सीएमएस। डायनेमिक के अंदर क्या होगा? एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिससे एक एडमिन पैनल क्रिएट होगा जहां से आप वेबसाइट के ऊपर होने वाले वेरियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करोगे, वेबसाइट के लेआउट को शिफ्ट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, इवन जो इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट कर सकते हो विदाउट किसी टेक्निकल नॉलेज के। ये है सीएमएस की फंक्शनैलिटी। और ये क्या कंटेन करती है? सीएमएस। ठीक है, क्या चीज है इसमें? आप इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो, जो कि इसे काफी सारी जो नीश है जैसे कि न्यूज हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, उनके लिए सूटेबल बनाते हैं। अब वो तो यूज नहीं कर सकते ना स्टैटिक। कोडिंग के अंदर आप एक पेज बनाओगे, कितना टाइम लगेगा? फिर उसको सर्वर पे जाके डालना, फिर उसको इंटरनल लिंक करना, उसको इंडेक्स करवाना, काफी टाइम लगेगा। जबकि यहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी, इंस्टेंटली आप पब्लिश कर पाओगे। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर स्टैटिक की तरह नहीं होती है, इसके अंदर काफी सारे फ्रंट एंड फंक्शनलिटीज होती है, जैसे कि सर्च बटन हो गया, आपका सब्सक्राइब बटन हो गया, लीड के फॉर्म हो गए। देखो लीड फॉर्म उसमें भी होता है, बट वो लीड फॉर्म भरने के बाद आगे यूजर को एंगेज नहीं करना देता। इसमें कमेंट जैसी चीजें और आ गई। ठीक है, तो ये क्या करती है? यूजर को बहुत सारी फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करती है जिसके कारण वो एंगेज हो सकता है। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकता है, सर्च एक ऑपरेशन है। ठीक है, तो उस तरह की एक्टिविटीज कर सकता है। आपके जो नए अपडेट्स आ रहे हैं उनको सब्सक्राइब कर सकता है कि मेरे को इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, स्टैटिक में ये चीज नहीं मिलेगी आपको। और उसके अलावा वो चैट जैसी चीजों के अंदर जाके इंस्टेंटली किसी को रिप्लाई दे सकता है और वहां पे अपने एक अलग एंगेजमेंट क्रिएट कर सकता है। किसी भी चीज के बारे में अपने व्यूज शेयर कर सकता है कि हाँ देखो आपने जो आर्टिकल पब्लिश किया है इसमें ये कमी है, इसमें ये चीजें, तो इसमें एंगेजमेंट की बेटर पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, जो कि इसे एक आइडियल चॉइस बनाती है। ठीक है, अब इसके अलावा डायनेमिक होने के कारण इसके ऊपर इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है, तो आप सबको पता है। ठीक है, बट इसके अंदर टूल्स होते हैं और आप उस इंफॉर्मेशन को अपने यूजर के सामने डिस्प्ले कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर नीड। सपोज करो एक ब्लॉगर को जो पोस्ट नहीं आई है वो उसको टॉप में दिखानी होती है, वो उसका काम है। मतलब ब्लॉगिंग के अंदर हम फ्रेश कंटेंट ही सबसे टॉप में शो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको एंक्रोमाइज कर लेते हैं कि हाँ भैया डेट हमेशा उल्टी चलनी चाहिए, मेरा जो नया कंटेंट है वो सबसे पहले शो और जो पुराना है वो नीचे शो। जबकि वहीं पे अगर आप एक इसको बिजनेस ब्लॉग की तरह लेके चलो, बिजनेस ब्लॉग के अंदर चेंजेस के अलावा ऐसे कई ब्लॉग्स होते हैं जो हमेशा स्टैटिक रहते हैं, उनकी वैल्यू इक्वल होती है चाहे वो नया हो या पुराना। ठीक है, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, आप उसको बांट सकते हो। देखो डेट के हिसाब से नहीं, मैं चाहता हूं मैं इसको कैटेगरी के हिसाब से टॉप और डाउन करूं। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो कैटेगराइज के हिसाब से टॉप और डाउन। सेम चीज आप उसको मंथ के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो कैलेंडरिकली, कि मैं चाहता हूं ये फलाना फलाना जो मैंने पोस्ट डाली है। और उसके अलावा आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी पोस्ट आपको टॉप में शो करनी है। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर कभी देखा है फीचर्ड पोस्ट,
फीचर्ड चाहे नई हो या पुरानी, आप चूज कर सकते हो कि फीचर के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी। तो इसके अंदर आपको ऐसी फंक्शनलिटी भी मिलती है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपने अपडेटेशंस डाली है उनको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये इसके कुछ प्रोज हैं जो डायनेमिक को बेटर चॉइस बनाते हैं कंपेयर टू स्टैटिक। बट स्टैटिक का अपना एक महत्व है, स्टैटिक बिजनेस के लिए आइडल है। अगर इन दोनों में सबसे बड़ा लूप होल देखोगे ना आप, स्टैटिक को हैक करना मुश्किल है क्योंकि उसमें कोई एडमिन पैनल ही नहीं है, फ्रंट एंड के ऊपर कोड है, जबकि डायनेमिक वेबसाइट को आप हैक कर सकते हो। सबसे बड़ा अंतर इन दोनों में ये है। इसका मतलब क्या है, स्टैटिक वेबसाइट ज्यादा सिक्योर होती है कंपेयर टू डायनेमिक वेबसाइट, क्योंकि डायनेमिक के अंदर ऐसे ऐसे कोड्स होते हैं जिनके अंदर इजीली आप घुस सकते हो, इनके अंदर वॉल्चुरीज ज्यादा होती है। जबकि स्टैटिक के अंदर तो हमने खुद ब खुद कोड लिखा है, उसमें कोई बेकार की चीज है ही नहीं। हैक किस चीज को करेगा बंदा, डाटाबेस उसका नहीं, ठीक है, फ्रंट एंड के ऊपर HTML कोड है जो सबको शो हो रहा है, क्या हैक करेगा वो। जबकि इसके अंदर तो पूरे का पूरा एडमिन पैनल है, यानी आपका एक्सेस फ्रंट एंड पे पड़ा है। एक किस्म से ये लगा सकते हो आप। हाँ, इसको सिक्योर बनाया जा सकता है, टूल्स आते हैं, टूल उनके साथ कनेक्ट करो, ये सिक्योर हो जाएगा। बट इसके अंदर वॉल्चुरीज फिर भी रहेंगी, इसके हैक होने की संभावना ज्यादा है। और यही कारण है कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जब हम लैंडिंग पेज बनाते हैं, हम उसको स्टैटिक बनाते हैं, ना कि डायनेमिक। हम CMS यूज नहीं करते एफिलिएट के अंदर। उसके पीछे रीजन यही है कि कस्टम डिजाइन वेबसाइट ज्यादा फास्ट होती है कंपेयर टू ए CMS वेबसाइट। दूसरी चीज, मोर सिक्योर, सिक्योरिटी भी एक कंसर्न है, इसलिए हम ये यूज करते हैं। आप इसके लिए कोई भी यूज कर सकते हो, मोस्टली मोबिलाइज यूज करते हैं, नाइस पेज यूज करते हैं, इसके अलावा और भी टूल्स आए हुए हैं। हम उनका यूज इसीलिए करते हैं कि इसके अंदर वॉल्चुरी ज्यादा होती है। जिस दिन आपकी एफिलिएट वेबसाइट रैंक हुई या आपकी एड चल रही हो और सपोज करो बीच में किसी ने हैक कर दिया और आपके सिर्फ लिंक चेंज कर दी, एफिलिएट लिंक, पैसे आपके लग रहे हैं, वेबसाइट आपकी रैंक कर रही है, ठीक है, और जो इनकम आ रही है वो किसी और को आ रही है। इसलिए हम डायनेमिक यूज नहीं करते एफिलिएट के अंदर। और जो CMS सबसे ज्यादा यूज होता है, वर्डप्रेस, वो ओपन सोर्स है, यानी उसका जो बैकएंड का कोड है वो इंटरनेट के ऊपर सबके लिए अवेलेबल है। इसीलिए वर्डप्रेस, जब तक आप वर्डप्रेस को कस्टमाइज ना कर लो, वो सिक्योर नहीं होता, उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई कमी रहेगी। ठीक है, ये था बेसिक अंतर किस चीज में, डायनेमिक एंड स्टैटिक्स के अंदर। अब जहां पे इसके कैरेक्टरिस्टिक है वहां पे इसके प्रोज भी है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही इसके प्रोज है, इसके कैरेक्टरिस्टिक ही इसकी प्रोज है। इसके बेनिफिट ही यही है कि इसमें एडमिन पैनल होगा, इसमें आप इजीली अपडेट कर पाओगे, टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, इजीली इंस्टॉल कर पाओगे, सर्वर मैनेजमेंट आता हो या ना आता हो, 1 क्लिक के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो आप CMS को, ये इसके बेनिफिट है। ठीक है, बट वहीं पे दूसरी ऑन दी अदर हैंड हम सिर्फ एक तरफ का नहीं देख सकते ना कि बेनिफिट देख लिया, इसकी कमियां भी है। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है? सबसे पहली चीज, कंज्यूम रिसोर्सेज। सबसे पहली चीज क्या है, हाई रिसोर्स कंज्यूम करता है। भैया आपको सर्वर बड़ा लेना पड़ेगा, इसके लिए डेडिकेटेड एनवायरनमेंट चाहिए होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कोई CMS इंस्टॉल किया है तो CMS को आपको कस्टमाइज करना होगा, जिसके लिए आपको प्लगइन यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। मान लिया CMS आपका फ्री है बट प्लगइन के लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम करता है, ठीक है। सेकंड थिंग, लेस सिक्योर है कंपेयर टू स्टैटिक। स्टैटिक के अंदर सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं हैक करने के लिए। ये लेस सिक्योर है क्योंकि मोस्टली जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स है वो ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स का मतलब है हमेशा उनमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी।
दिलराम जी आपको चेयर लेके आनी चाहिए। ठीक है, थर्ड वन, कंटेंट यूजलेस कोड्स, इसमें बेकार की चीजें मिलेगी ही मिलेगी। जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस के अंदर आपको चाहिए सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए, आपको सिर्फ ब्लॉग लिखना है, बट उसके अंदर फंक्शनैलिटी दी हुई है वो कॉमर्स के लिए है, आपके किसी काम की है। ब्लॉग के ऊपर आप लोग कितनी बार इमोजी यूज करते हो, लेकिन उसमें इमोजी के लिए स्पेशल CSS और JS ऐड किया गया है, आपके किसी काम का है वो? इसका मतलब उसमें आपको बेकार की कोडिंग ज्यादा मिलेगी, और बेकार की कोडिंग का मतलब होता है हार्ड टू ऑप्टिमाइज। ठीक है, और यही इसकी कमी है, हार्ड टू कस्टमाइज एंड ऑप्टिमाइज। पहली चीज, आप सारी चीज को कस्टमाइज नहीं कर सकते, वर्डप्रेस की भी लिमिटेशंस है। आप एक हद तक तो वर्डप्रेस को मॉडिफाई कर लोगे, बट उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेम चीज क्या है, इसको आप एंड तक ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने CS और JS के अंदर से ज्यादातर चीजें हटा दी तो उसके अंदर एक क्लास दूसरी क्लास में काम करती मिलेगी, आपका आधा लेआउट तो वैसे ही उड़ जाएगा। ठीक है, यानी आप बेकार के कोड अगर कम करने की कोशिश भी करोगे तो आपका वेबसाइट का जो लेआउट है वो बिगड़ जाएगा। इसका मतलब आप इसको इजीली ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, ये इसकी एक कमी है। ठीक है, सर्वर रिसोर्स ज्यादा खाएगी, बाकी सब चीजें वही रहेगी। ठीक है, प्रीमियम प्लगइन्स भी चाहिए होंगे, ये इसकी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया। ये बेसिक डिफरेंस है किस चीज में, स्टैटिक और डायनेमिक में। अब आपको खुद चूज करना है अपने नीश के हिसाब से, आपको स्टैटिक वेबसाइट बनानी है या डायनेमिक। अगर आपका एक लोकल स्टोर है तो आप क्या बनाओगे, डायनेमिक बना सकते हो, पर स्टोर के ऊपर डालोगे क्या? यही कि आज चीनी की बोरी नहीं आई है, ठीक है। ये था बेसिक डिफरेंस स्टैटिक और डायनेमिक का। अब हम बात करते हैं नीश के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने बात की थी क्या चीज, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग वेबसाइट कौन सी होती है, ब्लॉग। ब्लॉग जब भी तैयार किया जाता है एक सिंगल नीश पे किया जाता है। ठीक है, सिंगल नीश, जैसे कि अगर मैं काम करता हूं डिजिटल मार्केटिंग का तो मेरा नीश क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ब्लॉग हमेशा एक सिंगल नीश के ऊपर तैयार किया जाता है। ब्लॉग के अंदर हमेशा अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी, वो टॉप में दिखाई जाएगी आपको, कि आज अगर मैं कुछ लिख रहा हूं वो आज के अकॉर्डिंग लिखूंगा। ठीक है, ब्लॉग एक टॉपिक से रिलेटेड, एक नीश से रिलेटेड चलेगा, उसमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन शो की जाएगी, और दूसरी चीज उसमें लिमिटेड एडिटर्स होंगे। ठीक है, ब्लॉग के अंदर कितने हो सकते हैं एडिटर, लिमिटेड होंगे। देखो, जो वेबसाइटों के ऊपर आप गेस्ट पोस्ट करते हो वो ब्लॉग के अंतर्गत नहीं आती है, वो जर्नल वेबसाइटें होती है जिनके ऊपर हर कोई आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। ब्लॉगिंग के ऊपर क्या होगा, एक बंदा है जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है दुनिया के साथ। ठीक है, ब्लॉगिंग के अंदर एक पर्सन होगा, एक नीश होगा, और उसकी एक्सपर्टाइज होगी उसी नीश के अंदर, और आपको उसी नीश से रिलेटेड पढ़ने को मिलेगा डेली अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ, विच इज कॉल्ड ब्लॉग। अब मेरी जिंदगी के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, आपकी डायरी है वो आपका एक ब्लॉग है, उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस है, बट फर्क कितना है, ये ऑनलाइन होता है वो ऑफलाइन है।
उस डायरी को सिर्फ आप पढ़ते हो, यहाँ पे दुनिया पढ़ती है। अगर आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हो, वो भी ब्लॉगिंग है। और जब से वीडियो आया तब से इसकी एक नई फॉर्मेट स्टार्ट हुई है, व्लॉगिंग। देखा है आपने? ये है ब्लॉग। दोनों को मोनेटाइज कर सकते हो आप, चाहे ब्लॉग हो या व्लॉग, दोनों मोनेटाइज होते हैं। ठीक है, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ब्लॉगिंग कर रहा हूं, इसका मतलब ये है मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी काम किए, जो भी मैंने नॉलेज कलेक्ट किया, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यह है ब्लॉग वेबसाइट। नेक्स्ट वन कौन सी थी अपनी? अरे नकल मारने के लिए दे रखा है, बोलो तो सही। न्यूज वेबसाइट। अब न्यूज वेबसाइट के अंदर देखो फ्रीलांसर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। उसके अलावा न्यूज एग्रीगेटर्स होते हैं। एग्रीगेटर समझते हो आप? हर अखबार वाला हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो वो एक दूसरे की न्यूज उठाते भी हैं, ठीक है। और नीचे लिख देंगे सूत्रों से पता चला है। अब उनके सूत्र आप नहीं जान सकते, ये सूत्र कहां से आया, ठीक है। तो सेम चीज क्या होती है, न्यूज वेबसाइट के अंदर इंस्टेंट न्यूज दिखाई जाएगी। देखिए ब्लॉग के अंदर सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको शेयर कर रहा हूं। एक दिन में एक डाल दूंगा, 2 डाल दूंगा। न्यूज के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक दिन में 100 न्यूज भी आ सकती है, 150 न्यूज भी आ सकती है, 200 न्यूज भी आ सकती है। उनके पास काम करने वाले 100 बंदे भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है। और न्यूज अपडेट होती रहती है। दूसरी चीज, ब्लॉग की फ्रेशनेस मेंटेन रहती है। ब्लॉग को आपने समझा, ब्लॉग एक ब्लॉग मैंने लिखा है, जो चीज उसके अंदर लिखी है वो मेरा एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस स्टेबल रहेगा। उसकी एक वैलिड डेट होगी, 1 साल स्टेबल रहेगा, 2 साल स्टेबल रहेगा। जैसे कि मैंने अगर लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग कि 80 और 2024, तो क्या है वो पोस्ट 2024 के अंदर जो भी टेक्निक्स आ रही है उनकी रिलेवेंट रहेगी। जबकि न्यूज का क्या है, न्यूज के अंदर फ्रेशनेस लो होती है। न्यूज 1 या 2 दिन के लिए रहेगी। संदीप सर, न्यूज रहेगी 1 या 2 दिन के लिए, ठीक है। उससे ज्यादा न्यूज की वैलिडिटी नहीं होती है और न्यूज खत्म हो जाएगी, वो अपनी वैल्यूएशन खो देगी, ठीक है। ये है न्यूज वेबसाइट। अगर आप इस टाइप के काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप न्यूज दे रहे हो। नेक्स्ट वन, बिजनेस वेबसाइट्स, ठीक है। बिजनेस स्टैटिक का एक टाइप है। मोस्टली ये शो करेगा किसी भी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक को, उसके बारे में, उसके विजन्स को, उसके प्रोडक्ट्स को, उसके सर्विसेज को, और इवन बिजनेस के अंदर जो मार्केट चल रही है, ठीक है, उसमें क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मतलब जो सर्च इंजन है वो उसके प्रति कैसा रवैया रख रहे हैं, और सरकार उसके प्रति कैसा रवैया रख रही है, उस बिजनेस का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो सारी चीजें एक बिजनेस वेबसाइट अपने ब्लॉग के जरिए पब्लिश करती है, और या अपनी वेबसाइट के ऊपर शो ऑफ करती है, या उसको कोई अवार्ड मिला हो, या उसको कोई इवेंट मिला हो। ये सारे के सारे हिस्से हैं बिजनेस वेबसाइट के। मगर वहां पे आपको जो मिलेगा वो उसी एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है, किसी भी दूसरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं मिलेगा, उसी एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड मिलेगा। और ऐसी वेबसाइट जो एक किसी पूरे के पूरे बिजनेस को रिफ्लेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं बिजनेस वेबसाइट। उसके इवेंट्स भी होंगे, ठीक है, बिजनेस के इवेंट्स भी होंगे। बिजनेस को सरकार के द्वारा जो अवार्ड दिए गए हैं या जो कोई स्कीम लॉन्च की गई है वो भी उसके ऊपर आपको मिलेगी। उसके जो डायरेक्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, टॉप के शेयर होल्डर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके शेयर पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा शेयर होल्डर को मैनेज करना मुश्किल नामुमकिन है। बट कुछ एक कंपनीज होती है ना जो लिमिटेड होती है, जिनके शेयर होल्डर भी लिमिटेड होते हैं, तो आपको उनकी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। उनके विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, इसलिए कंपनी खड़ी की गई थी, कौन इसका फाउंडर है, कौन को फाउंडर है, ये सारी चीजें आपको एक बिजनेस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। इवन उनकी टीम की डिटेल तक। बिजनेस के बाद टूल वेबसाइट्स सबसे गजब चीज है, और आजकल आप लोग यूज भी कर रहे हो उसका। चैट जीपीटी क्या है?
टूल है। कौन सी टूल है? एआई टूल है, जिसके बैकएंड के अंदर क्या चीज काम कर रही है? एआई। बट आपको उससे जो रिजल्ट चाहिए, आप अपनी कमांड डाल रहे हो, आपको वो मिल रहा है। सेम चीज बैकग्राउंड रिमूवर, इमेज बैकग्राउंड रिमूवर क्या है? आपने अपनी इमेज अपलोड की, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके आपको रिजल्ट दे रहा है, वो क्या है? टूल्स है। और जो उन टूल्स को होस्ट कर रही है उनको हम बोलते हैं टूल वेबसाइट्स। और भी बहुत सारी है, जेपीजी टू वेबपी कन्वर्टर, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, बहुत सारे एग्जांपल है टूल वेबसाइट के। इवन आप जब डिजिटल मार्केटिंग करते हो, आप कंपटीटर रिसर्च करते हो, ठीक है, जैसे कि हम यूज करते हैं सिमिलर वेब। सिमिलर वेब क्या है? टूल है दूसरों को ट्रैक करने का। गूगल एनालिटिक्स आपका फेवरेट टूल, ये पता करने के लिए कि आपका ट्रैफिक कितना आ रहा है, किस किस पेज पे आ रहा है, किस टाइम आया है, किस कंट्री से आया है, वो भी क्या है? टूल्स। सेम चीज आपका सर्च कंसोल, ये सारे के सारे टूल वेबसाइट्स हैं। यानी आपको ऐसी फंक्शनैलिटी मिलेगी जो आपके किसी न किसी काम को पूरा करने में हेल्प करेगी। इस टाइप की जो भी वेबसाइट होती है वो कहलाएगी टूल वेबसाइट। सीमरस और एचरफ वो भी टूल वेबसाइट है। गूगल ट्रेंड टूल वेबसाइट है, क्योंकि वहां पे आपको कोई चीज रीड करने के लिए नहीं मिल रही, वहां पे आपको फंक्शनैलिटी मिल रही है, किसी भी चीज का डाटा मिल रहा है। नेक्स्ट वन, ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट मोस्टली यूज होती है ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के लिए। आप वहां से क्या कर सकते हो? शॉप। और ई कॉमर्स को मोस्टली लोग ये लेके चलते हैं कि ई कॉमर्स सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए है, बट एक्चुअली के अंदर ई कॉमर्स के ऊपर आप डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, फिजिकल प्रोडक्ट की बजाय डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे कि कोर्स। उसके अलावा आप वहां से अपनी सर्विस भी सेल कर सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग की सर्विस। सुना आपने? आप ये बोल सकते हो सर मैं आपको 5 वीडियो बना के दे दूंगा, इतना चार्ज लगेगा, लोग उसको भी परचेज करते हैं। और जहां पे इस टाइप की चीजें सेल होती है वो भी एक ई कॉमर्स ही है। यहाँ पे मेन मकसद होता है अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट को सेल करना, उनके फीचर्स को दिखाओ, एक लैंडिंग पेज बनेगा जिसके ऊपर आपके सर्विसेज लिखे होंगे, उनके फीचर्स होंगे, उसके बाद डायरेक्टली एक कार्ट होगा, कार्ट के बाद आपका ऑर्डर कंप्लीट, विच इज कॉल्ड ई कॉमर्स। नेक्स्ट वन, डाउनलोडिंग वेबसाइट का मतलब होता है आप वहां से कुछ ना कुछ चीजें डाउनलोड करोगे, जैसे कि चाहे पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ एक फाइल का एक्सटेंशन है। सेम चीज आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, गेम डाउनलोड करो, कुछ भी करो, बट वहां से आप कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हो अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर। फिर चाहे वो एक एक्सट्रैक्टेबल फाइल हो या फिर एक डायरेक्टली डाउनलोड एंड प्ले फाइल। इनका मेन मोटिव होता है आपके डिवाइस के अंदर, स्टोरेज के अंदर कुछ यूनिक फंक्शनैलिटी या यूनिक डॉक्यूमेंट को सेव करना। अगर कहीं से आपको सेविंग की फंक्शनैलिटी मिल रही है, वो क्या है? एक डाउनलोड वेबसाइट है। जैसे कि आपका प्ले स्टोर, सबसे बड़ा एग्जांपल, आपको एप्लीकेशन मिल रही है, एप्पल का ऐप स्टोर हो गया, ठीक है। पीसी के लिए हम फाइल लिपो जैसे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आपने किया है कभी? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो गया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, ठीक है। ये वेबसाइट है डाउनलोड वेबसाइट्स। ड्राइव हो गया आपकी, ड्राइव स्टोरेज वेबसाइट भी है और डाउनलोड भी है। नेक्स्ट वन, फोरम्स। किस किसने देखा है फोरम आज तक? फोरम अलग है या फोरम है? FORUM, फोरम। ये FORM नहीं है, ये फोरम है, ठीक है। फोरम वेबसाइट का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीपल नीश बना दिए जाएंगे एक टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि सबसे पुराना जो जब हमने स्टार्ट किया था तब एक फोरम था मास्टरलैंड। आज भी एक फोरम है SEO के लिए, SEO वॉरियर्स, ठीक है। अगर किसी को ब्लैक हैट, हैकिंग, कार्डिंग, etc सीखना है तो एक है ब्लैक हैट का फोरम, ठीक है, ब्लैक हैट वर्ल्ड। तो यहां पे क्या होता है, आप रजिस्टर करोगे, आपको अपना एक यूजर नेम मिल जाएगा। यूजर नेम के बाद वहां पे बहुत सारे थ्रेड्स बने होंगे। थ्रेड्स है एक किस्म का टॉपिक। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हाँ मेरी वेबसाइट गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं हो रही, ठीक है, मैंने ये बैकलिंक बना दी, वहां पे आप अपना क्वेश्चन पूछोगे और वहां पे जितने भी मेंबर एक्टिव है वो आपके थ्रेड को रीड करेंगे और उसके बाद अपना
मत देंगे, अपना जो एक्सपीरियंस है वो लिखेंगे। ये क्वेश्चन आंसर वेबसाइट नहीं है, ये फोरम है। यहाँ पे आप सजेस्ट भी कर सकते हो, किसी को जवाब नहीं देना आपने, आप दूसरे से और सवाल भी पूछ सकते हो और उस चीज के अंदर आगे से आगे बढ़ते रहोगे। यहाँ पे एक दिशा नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि आपने एक जवाब दे दिया उसके बाद आप आगे उसको ज्वाइन नहीं करोगे। जैसे कि आप कोरा के ऊपर करते हो, कोरा के ऊपर एक जवाब दे दिया, आपका काम खत्म। फोरम के अंदर आप एक्टिव रहोगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होगे, आप जवाब देते रहोगे, नेक्स्ट वाइज चलता रहेगा आपका काम। और यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब देने के बाद आपका काम खत्म। फोरम के अंदर आप मल्टीपल थ्रेड्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप की जो वेबसाइट थी वो थी फोरम, और जो Q&A वेबसाइट है वो फोरम को देख के बनाई गई थी, ठीक है। वैसे फोरम का सबसे पहले इजाद किसने किया था? बड़ी बड़ी कंपनीज ने, जैसे कि HP हो गया, MI हो गया, इन्होंने सबसे पहले फोरम को इजाद किया था, क्योंकि तब तक कमेंट जैसी फंक्शनैलिटी थी नहीं, इनको अपने कस्टमर को सपोर्ट देना था। तो सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट का फिर जवाब देना पड़ेगा, तब उन लोगों ने इन्वेंट किया था फोरम। वहां पे उनके कस्टमर रजिस्टर करेंगे अपनी ईमेल आईडी साथ, प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, और वहां पे एक्टिवली अपने क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा अगर कंपनी ने बोला है कि हाँ आप हमें फीडबैक दो, तो फोरम से वो फीडबैक कलेक्ट करते थे। डायरेक्टली आप किसी को बोलोगे आप हमें फीडबैक दो, नहीं देगा। फोरम के अंदर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको गाइड कर रहे हो, ठीक है, तब वो शायद आपको फीडबैक बढ़िया दे सके। तो इसका इजाद किया गया था कंपनीज के द्वारा, फीडबैक कलेक्ट करने के लिए, एक्टिवली सपोर्ट देने के लिए, ये था फोरम। नेक्स्ट, स्ट्रीमिंग वेबसाइट ऐसी वेबसाइटें हैं जहां पे ऑडियो या वीडियो स्ट्रीम होती है, चलती रहती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूट्यूब, ठीक है। ऑडियो का भी है, साउंड क्लाउड का नाम सुना है किसी ने? साउंड क्लाउड जैसे यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, सेम टाइप से साउंड क्लाउड ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके आप ऑडियो सुन सकते हो। इसके अलावा अभी के टाइम में पॉडकास्ट क्या है? जो भी वेबसाइट पॉडकास्ट को आपके लिए स्ट्रीम करती है वो क्या है? ऑडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है। सेम चीज यूट्यूब हो गया, वीमियो हो गया, ये क्या है? वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट। आप बगैर कोई चीज डाउनलोड किए उस चीज को लाइव देख सकते हो, और जहां पे आप लाइव देख पाओ किसी भी चीज को डाउनलोड किए बगैर, लाइव देखना सुनना जो भी आप लगाना चाहो, उन चीजों को बोला जाता है स्ट्रीमिंग, और इन वेबसाइटों को बोला जाएगा स्ट्रीमिंग वेबसाइट। पर क्या यूट्यूब स्ट्रीमिंग तक सीमित है? नहीं है। इसने खुद को इवॉल्व कर लिया स्ट्रीमिंग के साथ सोशल मीडिया के तौर पे। वहां पे आप प्रोफाइल बनाते हो, एक्टिवली दूसरों के अंदर जाके कमेंट कर सकते हो, कमेंट का रिप्लाई दे सकते हो। और यही कारण है कि जब से सोशल मीडिया और ये चीजें स्टार्ट हुई है, फोरम डेड के कगार पे है। आज के टाइम में लोग फोरम का यूज नहीं करते, और स्ट्रीमिंग वेबसाइट का यूज करेंगे चैट करने के लिए। बहुत सारी चैट टूल्स आए हुए हैं, उनका यूज करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करेंगे। इसलिए आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द फोरम्स बंद हो चुके हैं, सिर्फ कुछ एक कंपनीज को छोड़ के। नेक्स्ट वन, सोशल मीडिया। इसके बारे में बताने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, आप डेली यूज करते हो। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अनजाने लोगों के साथ भी कनेक्शन बना सकते हो। आप अपनी लाइफ की जो अपडेट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो, उनके लाइफ की अपडेट्स को देख सकते हो। इसके अंदर काफी सारी चीजें होंगी, पेजेस होंगे, ग्रुप्स होंगे, ठीक है, और उसके बाद आपका एक स्टेटस हो जाएगा, और आपकी एक वॉल चलती रहेगी, प्रोफाइल वॉल जिसको बोलते हैं, जहां पे आप अपनी इमेज और जो चीजें शेयर कर रहे हो। स्टेटस एक लिमिटेड टाइम के लिए कुछ चीजें दूसरों को शो करना। स्टेटस भी दो टाइप के होंगे ना, प्राइवेट और पब्लिक। यूज किया है कोई ना? ठीक है। तो सोशल का मतलब होता है हम अपनी लाइफ के अंदर क्या चल रहे हैं वो दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ अपने खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको सेटिस्फाई करता है, ठीक है, वो भी आपको अनसेटिस्फेक्शन देके। सबसे जरूरी बात यही है, सोशल मीडिया आपको लत डालता है, ये आपको सेटिस्फाई करता है जब तक आप उसको ओपन रखते हो तब तक।
जब आप उसको क्लोज करोगे थोड़ी देर में आप अनसेटिस्फाई हो गए। आपकी दिक्कत यही है कि आपको उसकी आदत है, और ड्रग से खतरनाक आदत है। ठीक है, यह है सोशल मीडिया। आज की युवा जो पीढ़ी है इसको बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ है सोशल मीडिया का ना। आगे क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट्स। सबसे पहले इस चीज को लेके आया था याहू। याहू ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था जहां पे यूजर जाके क्वेश्चन पूछ सकते थे और दूसरे यूजर उसको आंसर कर सकते थे। ये किसी थ्रेड की तरह नहीं था। अगर किसी ने आंसर दे दिया तो नेक्स्ट जो उसके बाद जाएगा वो उस आंसर को एडिट नहीं कर पाएगा, वो उसको अपवोट करेगा या फिर डिसलाइक कर देगा। सबसे पहले इसको याहू आंसर्स नाम से लॉन्च किया गया था। उसके बाद आविष्कार हुआ था कोरा का। याहू आंसर का नाम सुना है आपने कभी? देख लो आप लोग, उसके बाद जो चीज आई उसको याद रखते हो, ओरिजिनल चीज को कोई याद नहीं रखता। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूं। पबजी का नाम सुना है? किसने नहीं सुना? वो पबजी कॉपी थी रूल ऑफ सर्वाइवल की। जो सबसे पहले बैटल ग्राउंड गेम लॉन्च हुआ था वो था रूल ऑफ सर्वाइवल, चाइना ने लॉन्च किया था। ठीक है, पबजी उसकी कॉपी थी। ठीक है, अब जब आगे उनको लगा कि इस गेम में काफी स्कोप है तो उसकी एक सस्ती कॉपी और लॉन्च कर दी गई जिसका नाम था ग्रीना फ्री फायर। ठीक है, इंडिया वालों ने भी उसकी एक सस्ती कॉपी लॉन्च करने की कोशिश की, फौजी, बट अनसक्सेसफुल रहे। सेम चीज कोरा ने किया था। याहू आंसर हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं था, वो याहू यूजर्स के लिए था। और कोरा ने ये देखा कि इंडिया के अंदर याहू के एक्टिव यूजर्स है ही नहीं। याहू बिजनेस के अंदर जो बंदा है उसके लिए याहू गोल्ड माइन है। आप वहां से पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है उस चीज को ट्रैक कर सकते हो याहू न्यूज के जरिए। याहू हर देश की टॉप न्यूज को इंट्रोड्यूस करता है। गूगल न्यूज आप में से कितने लोग यूज करते हैं? मेरे को नहीं लगता आपने कभी न्यूज वाली टैब ओपन करके भी देखी है, नहीं करते। बट याहू के अंदर बाय डिफॉल्ट नीचे चलता रहता है ये चीजें। इसीलिए याहू ने क्वेश्चन आंसर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, बट उसकी यूजेबिलिटी नहीं हुई, लोग उसके साथ इंटरेक्ट नहीं हुए। आज हम जनसंख्या के अंदर पहला पोजीशन रखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाइना से ज्यादा, फिर भी हम गूगल के साथ स्टिक हैं। जो फैसला गूगल लेगा हम सबके लिए सर्वमान्य होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ये देखो, आज गूगल एआई के साथ खेल रहा है, रैंक ब्रेन के साथ खेल रहा है। ठीक है, इसने खुद को स्मार्ट बना लिया। आज ये सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, ये आंसर इंजन भी है। ठीक है, वहीं पे अगर आप ट्रेडिशनल सर्च इंजन देखोगे उनके अंदर होता था डायरेक्ट वेबसाइट की लिस्टिंग आनी चाहिए भैया, जिसकी अथॉरिटी ज्यादा है, जिसकी रिलेवेंसी ज्यादा है वो शो होगी। वो है सर्च इंजन। बिंग, याहू, डकडकगो, ये जो पुराने मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं ये सर्च इंजन है। ठीक है, जबकि आज आप गूगल को सर्च इंजन के तौर पे देखते हो, ये आंसर इंजन और सर्च इंजन का एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वन, विकिपीडिया, या इनको बोला जाता है विकी साइट्स। ठीक है, ये होती है सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड, बट ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं रखती। देखो बाकी सारी जो वेबसाइट है, जैसे कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं एक टाइम फ्रेज के अंडर दूंगा। ठीक है, ये चीजें होती है हमारी बुक्स की तरह। ये उसकी हिस्ट्री बताएगी, ठीक है, उसके बारे में बताएगी, इन डेप्थ नॉलेज रखेगी, और इवन उससे रिलेटेड जो लिंक्स है उनको भी कंटेन करेगी। इनका मेन मकसद होता है मॉडरेटर के जरिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब ब्लॉग को अगर लेते हैं हम इंफॉर्मेशन के तौर पे, तो वहां पे जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसके अंदर सिर्फ मेरा अकेले का नॉलेज सम्मिलित है, जबकि यहाँ पे जो आपको नॉलेज मिलेगा वो बहुत सारे सोर्सेज से वेरीफाइड होके मिलेगा। इसीलिए उनको बोला जाता है विकी। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखा था? विकिपीडिया द एनसाइक्लोपीडिया, यानी ये आपके लिए एक बुक की तरह है। इसके अंदर जो भी लिखा गया है
वो तथ्यों से मैच करके लिखा गया है। अब मैं ब्लॉग लिख रहा हूं, उसके अंदर सिर्फ मेरी मानसिकता है, तथ्य नहीं है उसके अंदर। देखो इसका एक एग्जांपल देता हूं, सबसे बड़ी चीज, आप ध्रुव राठी के ब्लॉग देख लो, वो मेरे ब्लॉग की तरह हो गए हैं। उसके अंदर तथ्य तो है, अधूरे हैं। सेम चीज आप किसी भी अगर आपको इकोनॉमी के बारे में जानना है, किसी भी इकोनॉमी जर्नलिस्ट है उसके आर्टिकल पढ़ना, वो सिर्फ एक तथ्य के ऊपर निर्धारित नहीं होंगे, उसके अंदर रिसर्च नोट होंगे कि हाँ इस यूनिवर्सिटी ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, इसने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, इसने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। वो एज यू जैसे होंगे एज इट इज वही शो किए जाएंगे। जबकि जो पर्सनल ब्लॉग होते हैं वो फेवरेबल हो सकते हैं किसी के लिए भी। मैं हो सकता है उनमें से कुछ तथ्य गायब कर दूं, तो विकी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। विकी होती है सबके लिए, या वहां पे जाके आप तथ्यों को चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये चीज गलत है तो आप चैलेंज करो, उसको करेक्ट करो। नेक्स्ट वन, सर्च इंजन्स। इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है क्या होता है सर्च इंजन। बताओ। जिसके अंदर यूजर जाके अपनी क्वेरी डालता है और सर्च इंजन उसको उससे रिलेवेंट रिजल्ट शो करता है। तो इसको सर्च इंजन वेबसाइट क्यों बोला जाता है? इनको सर्च वेबसाइट से क्यों बोला जाता है? इनको टूल घोषित क्यों नहीं किया जाता? बताओ। देखा जाए तो सर्चिंग एक टूल है और ये टूल वेबसाइट होनी चाहिए थी, बट इनको अलग कैटेगरी में क्यों डाला गया? रीजन बताता हूं इसका, ध्यान से सुनना, दोनों के अंदर अंतर है। टूल वेबसाइट आपकी जो नीड होती है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। जेपीजी से पीडीएफ कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली गए कन्वर्ट कर लिया, नीड सेटिस्फाइड। वहीं पे सर्च इंजन आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाएगा, दूसरों के कंटेंट उठा के दिखा देगा आपको, वो आपकी नीड को सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसके अंदर सर्चिंग की पावर है बट आपकी नीड की सेटिस्फाई करने की पावर नहीं है। वो सिर्फ आपको रिजल्ट दिखा सकता है, जो आपका एंड गोल है उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये क्या है? सिर्फ एक फंक्शनैलिटी है, ये टूल नहीं है, ये एक फंक्शनैलिटी है। टूल क्या होता है? एंड रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला। फंक्शनैलिटी क्या होती है? किसी भी चीज में हेल्प करने वाले। इसीलिए इनको अलग कंसिडर किया जाता है, टूल वेबसाइट में कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन, फाइल एंड इमेज। फाइल एंड इमेज होस्टिंग, ठीक है, ये अलग है। होस्टिंग वेबसाइट अलग होती है, ये फाइल एंड इमेज सबमिशन वेबसाइट्स हैं। जैसे कि आपके पिंटरेस्ट होगी, आपने अपनी इमेज है उसको सबमिट कर दिया, ठीक है। सेम चीज फाइल सबमिट करने के लिए भी काफी सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जहां पे आप अपने पीडीएफ को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप अपने डॉक को सबमिट करो, और इसके अलावा आपने अगर कोई पीपीटी बनाई हुई है पावर पॉइंट की, उसको सबमिट कर सकते हो। वहां पे आपकी जो डिटेल आपने सबमिट की है वो स्टोर तो रहेगी बट वो पब्लिकली अवेलेबल रहेगी। आप चाहो तो उसके बोर्ड्स बना सकते हो, उनको कैटेगराइज कर सकते हो और कुछ एक चीजों को हाइड कर सकते हो, ठीक है। बट आप उनको होस्टिंग की तरह यूज नहीं कर सकते, आप उनको स्टोरेज की तरह यूज नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक पब्लिशिंग टूल है, ठीक है। ये है सबमिशन वेबसाइट, इमेज एंड फाइल सबमिशन। वीडियो को आप डालोगे तो वो किस में हो जाएगा? स्ट्रीमिंग के अंदर, जहां पे आप सिर्फ शो कर सकते हो, उस चीज को स्ट्रीम नहीं कर सकते, वो क्या होगा? सबमिशन। नेक्स्ट वन, कलेक्शन वेबसाइट्स। कलेक्शन के अंदर क्या आता है? येलो पेजेस, डायरेक्टरीज, इवन गूगल का GMB पोर्टफोलियो, गूगल माई बिजनेस पोर्टफोलियो, वो भी तो एक कलेक्शन ही है। आपके एड्रेस का कलेक्शन है, आपकी वेबसाइट का कलेक्शन है, आपके फोन नंबर का कलेक्शन है, इवन आपके सोशल मीडिया का कलेक्शन है, ये आपकी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, वो भी तो है तो एक कलेक्शन है। जो आप GMB शो देखते हो वो भी एक कलेक्शन है, ठीक है। सेम चीज येलो पेजेस, वहां पे काफी सारे बिजनेसेस की डिटेल आपको मिल जाएगी,
ठीक है। उसके अलावा बुक मार्किंग, वहां पे आपको काफी सारे अलग अलग वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे, कलेक्शंस, ठीक है। इस टाइप की जो वेबसाइट होती है वो होती है कलेक्शन वेबसाइट। archive.org, वहां पे आपको पुरानी हिस्ट्री मिल जाएगी किसी भी वेबसाइट की, वो भी तो एक कलेक्शन है। आर्चिव किस किस ने यूज किया है, क्या रहने दो। आर्चिव, आर्चिव नहीं है वो, आर्चिव होता है। आर्चिव ओप है, वेब मशीन बोला जाता था उसको पहले। वेब मशीन के अंदर आपकी वेबसाइट की हिस्ट्री मिलेगी आपको, लेकिन वो फ्रंट एंड की हिस्ट्री मिलेगी। कहीं आप सोचो मेरे को एडमिन पैनल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ फ्रंट एंड का कंटेंट आप कॉपी कर सकते हो, ना आपको CSS मिलेगा ना JSS मिलेगा, ऐसी कोई भी फंक्शनलिटी नहीं है उसमें, सिर्फ कंटेंट मिलेगा आपको। नेक्स्ट वन, गेमिंग वेबसाइट्स आजकल काफी पॉपुलर हो रही है। हर किसी के पास हेवी गेम खेलने के लिए मशीन्स नहीं है, तो ऑनलाइन आप ऐसी वेबसाइटों के ऊपर रजिस्टर करके अपना गेम ओपन कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है माइनक्राफ्ट सर्वर। माइनक्राफ्ट का नाम सुना है आपने? मेरे को खेलना नहीं आता वैसे, कभी ट्राई नहीं किया, ठीक है। बट जो वेबसाइट है माइनक्राफ्ट को होस्ट करती है, उस टाइप की वेबसाइट होती है माइनक्राफ्ट, सॉरी गेमिंग वेबसाइट्स। माइनक्राफ्ट इसका परफेक्ट एग्जांपल है। और भी गेम्स है, जैसे कि पुराने गेम है, काफी सारी वेबसाइट है जो पुराने गेम खेल आपको ऑनलाइन खेलने के लिए दे देगी, जैसे कि कॉन्ट्रा हो गया। किस किस ने खेला है कॉन्ट्रा? नहीं, कभी ट्राई करना है, ठीक है। ऐसे गेम आपको ऑनलाइन प्ले करने के लिए मिल जाएंगे, डायरेक्ट सर्वर से कनेक्टेड होती है। इन टाइप की वेबसाइट को बोला जाएगा गेमिंग वेबसाइट्स। नेक्स्ट वन, प्रोफाइल के अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं। वहां पे जाके आप अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अपनी एक प्रोफाइल जारी कर सकते हो। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं कि मेरे को अगर दुनिया के सामने बताना है, मेरे को अपनी वेबसाइट नहीं बनानी, मेरे को सिर्फ एक लैंडिंग पेज चाहिए जिसके ऊपर मैं अपने बारे में बता सकूं। और अगर कोई वेबसाइट आपको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो वो क्या होगी? प्रोफाइल वेबसाइट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अबाउट मी। अबाउट मी पे जाके आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अबाउट मी के अल्टरनेट देख लेना, आपको काफी सारी वेबसाइटें मिल जाएगी। ये वेबसाइट है सिर्फ आपको एक पेज देगी जिसके ऊपर आपके बारे में डिटेल होगी, आपका पोर्टफोलियो होगा। ना तो ये आपको पूरी पूरी वेबसाइट देगी, ना आप इनमें देखो अपनी वेबसाइट के अंदर आप कितने भी सेक्शन सेट कर सकते हो। इनमें लिमिटेड सेक्शंस होते हैं। इनमें क्या होगा? आपका नाम होगा, आपकी फोटो होगी, आपके बारे में बताया जाएगा अबाउट के अंदर, और फिर आपका कॉन्टेक्ट डिटेल दे दिया जाएगा या फिर सोशल मीडिया आइकन्स दे दिए जाएंगे। इसका मतलब आपको क्या मिला? सिर्फ एक पोर्टफोलियो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिला। इसलिए इनको बोला जाता है प्रोफाइल वेबसाइट्स। नेक्स्ट वन, बस आ गया समझ में? आज की क्लास यहीं खत्म करें।